जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज की हमारी जो वीडियो है वो क्लास 12 का चैप्टर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। और ये वीडियो उन बच्चों के बहुत काम आने वाली है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका टर्म 1 का एग्ज़ाम है दिसंबर में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी आर चार्ज विद इक्वल अमाउंट। तो बेटा हमारे पास कोई दो मेटल स्फीयर हैं, एक मेटल स्फीयर हमने ये ले लिया और दूसरा मेटल स्फीयर हमने ये ले लिया, ठीक है। दो बेटा आइडेंटिकल माने तो हूबहू एक जैसे हैं, अब मान लो ये दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा सा अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। ये कोई ए, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, ठीक बेटा। चार्ज विद इक्वल अमाउंट, दोनों पे चार्ज भी बराबर है, सही बात है। इफ़ ए इज चार्ज पॉजिटिवली, ए को पॉजिटिव चार्ज किया गया है एंड बी चार्ज नेगेटिवली, बी को नेगेटिव चार्ज किया गया है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर की ओर निकले होंगे, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर की ओर निकले होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स अंदर की ओर आए होंगे, ठीक। इतना हमें समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, मास ऑफ ए इंक्रीज, तो ए में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो मास तो इसका इंक्रीज नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। मास ऑफ ए डिक्रीज, यस, इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेंगे तो इसका मास क्या हो, कम हो जाएगा, तो इसका सी आंसर बेटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी ऑप्शन है मास ऑफ बी डिक्रीज नहीं होगा, और डी है नो फैक्ट, ये भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, मास ऑफ ए डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ऑन एनी बॉडी चार्ज इज एडिटिव बाई नेचर मीन्स, इसका मतलब क्या है, आवेश योगात्मक होता है, इसका मतलब क्या है, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, proper sign have to be used while adding the charge in the system, charge are of two types, total charge on body is always 0। तो बेटा प्रॉपर साइन हमको किसी भी बॉडी पर लगाना पड़ेगा अगर उसमें चार्ज को ऐड किया जा रहा है तो चार्ज अगर ऐड हो रहा है या चार्ज कम हो रहा है तो हमेशा हम उसको साइन से दिखाएंगे। जैसे कोई बॉडी ए है, ठीक है, और इस पर चार्ज ऐड हुआ है तो ए नेगेटिव हो जाएगा। अगर इससे चार्ज कम हुआ है, ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम उसको सिंबल में दिखाना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चार्ज कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओनली इन यूनिट्स ऑफ ई, चार्ज को केवल ई के मल्टीपल में ही इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, तो ये बात हमको ध्यान में आ रही होगी। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हुए देखा है। क्वेश्चन नंबर 4। इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर कूलोम का जो लॉ है वो लग रहा है। ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्टिमेट एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली, तो किसका एक्सेलरेशन निकालना है हमको, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू होता है एम ए, ठीक है। तो और F अपॉन एम कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वो ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 10 की पावर 9, 1/4πε0 होता है, उसकी वैल्यू 9 10 की पावर 9 होती है, 9 10 की पावर 9, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 होता है। तो यहाँ पर दोनों का ही चार्ज क्या होगा, सेम होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, तो उसको मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर लिख लिया, E² हो जाएगा अपॉन में R²। तो बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम है, तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया। ये तो हो गया F अपॉन में M, और है M क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 10 की पावर -31, और ये यहाँ से उठकर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अब तो सिंपल हो गया जी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। बट आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे और अपने फ्रेंड्स को भी आज की वीडियो के बारे में बताएंगे कि आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इसी तरह ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, ये क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए हैं, ये वहीं से सेलेक्ट किए गए हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर के ही हैं, और जो बोर्ड में जो MCQ आते हैं वही क्वेश्चन हैं, ये कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं,
और यहाँ पर आपके लिए लाए गए हैं वो। आप देखते हैं हम, इन ए ग्लास बॉक्स चार्ज ए इज फिक्स। किसी ग्लास बॉक्स में, कांच के बॉक्स में चार्ज ए को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया है। इस वाले चार्ज को फिक्स कर दिया गया है। चार्ज बी इज इक्विलिब्रियम। तो ए चार्ज फिक्स है और बी चार्ज क्या इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये फिक्स नहीं है बी वाला, बस ये ए की वजह से टिका हुआ है। इक्विलिब्रियम माने बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंजेस बी इज इन। अब बी वाले को वर्टिकल डिस्प्ले ऊपर की ओर ले गए हम, ठीक है, क्योंकि ए तो फिक्स है तो बी तो फिक्स नहीं, ऊपर ले गए और फिर जाके छोड़ दिया ऊपर से। तो ये क्या, ये यहीं पे आकर रुकेगा नहीं, फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बीच की क्या हो गई, कम हो गई। और बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो अपॉन में आर स्क्वायर आता है फॉर्मूले में, फोर्स वाले फॉर्मूले में अपॉन में आर स्क्वायर आता है। तो आर चेंज हो गई, आर चेंज हो गई तो क्या होगा, फोर्स चेंज होगा, तो धक्का लगेगा इसको। अब धक्का लगेगा तो ये फिर दूर जाके गिरेगा, और दूर गिरेगा तो फिर से वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा इसका सही आंसर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द ऑनवर्ड नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट ए, यहाँ पर एरिया एलिमेंट ए होना चाहिए, या यहाँ पर सॉरी इसमें एस होना चाहिए, एरिया एलिमेंट एस, ठीक है, एरिया एलिमेंट एस। देन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब बेटा फ्लक्स की बात हो रही है, ठीक है। और फ्लक्स क्या होता है अभी देखते हैं, इक्वल टू ई डॉट ई डेल्टा एस। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉस थीटा आ ही नहीं रहा, थीटा की कोई बात ही नहीं हुई। प्रोपोर्शनल टू ई कॉस ई डेल्टा एस कॉस थीटा, देखते हैं ये होता है कि नहीं होता, ये हो सकता है। इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ये भी हो सकता है। प्रोपोर्शनल टू ई डेल्टा एस साइन थीटा है यहाँ पर, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा आंसर बी या सी में से सेकंड या थर्ड में से कोई एक है, ठीक। अभी इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, बहुत से बच्चे इसको सोचेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है बेटा, बहुत सारी चीज़ उसमें से नेगलेक्ट की जाती हैं, तो इक्वल नहीं हो सकता। हमको एटमॉस्फेयर के इफेक्ट उसमें से नेगलेक्ट करने पड़ते हैं, इसलिए इक्वल नहीं बोल सकते, हम उसको प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा। जो एग्जैक्ट आंसर है इसका बी होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको दो ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, लेकिन उन दो में से जो बेस्ट है वो हमको लेना होता है। तो यहाँ पर बेस्ट जो आंसर है वो सेकंड वाला होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है इक्वल से, ठीक है। तो उसका आंसर सही क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ गॉसेस लॉ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, वी कैन कंक्लूड दिस। का मतलब क्या है, ई मस्ट बी जीरो। अब देखते हैं, हो भी सकता है ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर इसका होगा थर्ड वाला। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस जीरो, क्योंकि ये बराबर किसके होता है, फाई के होता है। ई डॉट डी एस बराबर होता है फाई के फ्लक्स के, ठीक बेटा। हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, भले ही ई जीरो हो या डी एस जीरो हो, कुछ भी जीरो हो, हमारा फ्लक्स तो जीरो होना ही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 8th देखते हैं। वेरीज विद डिस्टेंस, फोर्स ड्यू टू चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस आर। हम जानते हैं कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, जो फोर्स है, मैंने एक ग्राफ का एक लेक्चर लिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें मैंने ये वाला फोर्स भी डिस्कस किया है। तो 1 में आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर जो फोर्स डिपेंड करता है 1 आर स्क्वायर पर करता है, क्योंकि सॉरी यहाँ प्रोपोर्शनल आएगा, इक्वल नहीं लिख सकते हम, ठीक है। फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 आर स्क्वायर, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, बी वाला होगा। फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, बी इज द राइट आंसर। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ग्राफ बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ग्राफ बेटा इसका इस तरह से बनेगा, ठीक है। ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा, इधर हमारी डिस्टेंस आर रहेगी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा बेटा, फोर्स रहेगा, या कोई भी क्वांटिटी कह सकती है वाई एक्सिस पे।
चलिए बेटा अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वाइल टेकिंग ऑफ सिंथेटिक क्लोथ्स सीइंग ए स्पार्क और हीटिंग ए क्रैंकल आर ड्यू टू। हम जब ये सिंथेटिक क्लोथ्स उतारते हैं तो चट चट किसी आवाज़ आपने सुनी होगी, सर्दियों में ऊनी कपड़े उतारते हैं, ठीक है, तो किसकी आवाज़ होती है? तो बेटा वो आवाज़ होती है हमेशा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की। बेटा आवाज़ किसकी होती है? इसका ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, क्योंकि हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो शुरुआत में भी आपने जब देखा होगा, कहानी पढ़ी होगी, जो चार्ज की जो खोज हुई थी वो भी ऊन और रेशम के कपड़े को लेकर ही हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊन है या जो सिंथेटिक फाइबर है वो चार्ज हो जाते हैं, तो चार्ज जब बॉडी से अलग किए जाते हैं तो डिस्चार्ज होते हैं, तो डिस्चार्ज होने पर उनकी आवाज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आउट ऑफ ग्रेविटेशनल, कुछ इसमें फोर्सेस दिए गए हैं, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वांडरवाल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स, 5 फोर्स दिए गए हैं। इनमें से कौन से दो ऐसे फोर्स हैं विच आर टू एबल टू प्रोवाइड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स के लिए कौन कौन से दो फोर्स यहाँ पर जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है, बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स पे वर्क करता है, तो यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गए कंपटीशन से, ठीक है। डी एस सम अदर फोर्स लाइक वंडरवॉल्स भी नहीं हो सकता, ठीक है। वंडरवॉल्स फोर्स कहाँ लगता है? जब हमारा कोई वाटर है या कोई लिक्विड है जो मतलब बर्तन की दीवार पर जो फोर्स लगाता है, वंडरवॉल्स, यहाँ पर ये वीक फोर्स होता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स में तो होगा ही होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है तो वो प्रोटॉन से चिपका रहता है, ठीक है, तो वहाँ तो न्यूक्लियर तो होगा ही होगा। लेकिन ग्रेविटेशन भी होगा, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन की हम बात करते हैं तो केवल हम मास की बात करते हैं, उसकी m1 और m2 की, ठीक है बेटा। तो वहाँ पर चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है, m1 और m2 और बीच की दूरी r, ठीक है। F g m1 m2 अपन r इसका ग्रेविटेशनल फॉर्मूला होता है, तो वहाँ पर चार्ज की बात नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, इन जनरल metallic ropes are suspended from the carriers to the ground which take inflammable material, the reason is। बेटा होता क्या है, कभी कभी मैंने आपको बोला था कि जो बोर्ड के जो पेपर बनता है उसमें बेटा बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े सवाल तुमसे सॉल्व शायद ही नहीं करवाए जाएँ, या तो तुम्हारी लैब से सवाल उठाया जाएगा, प्रैक्टिकल से सवाल उठाया जाएगा, या फिर बेसिक सवाल उठाया जाएगा, ठीक है। ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो बेटा इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूशन मुझे मिलना चाहिए कि आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मतलब मुझे और ऊर्जा मिले, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मेटलिक रोप्स आर सस्पेंडेड, लटकाई जाती है, मेटल की धातु की चेन बोल दो इसको, सस्पेंडेड लटकाई जाती है, फ्रॉम द कैरियर टू द ग्राउंड, जमीन तक, विच टेक इन्फ्लेमेबल मटेरियल, द रीजन इज। क्या रीजन है कि मेटल की चेन को जमीन से लटकाया जाता है? तो इसका सीधा है कि हम उसको अर्थ करना चाह रहे हैं। जो भी हमारा वाहन है, जो भी हम वाहन चला रहे हैं, अगर मेटल की चेन उससे लटकाई जा रही है तो उसका सीधा मतलब है हम उसको ग्राउंड करना चाह रहे हैं, जिससे कभी उसके अंदर चार्ज डेवलप हो तो वो ग्राउंड हो जाए और हमारे किसी भी पर्सन को कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, टू कीप द बॉडी ऑफ कैरियर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ। तो वाहन को मतलब ग्राउंड करने के लिए, इसका वाहन को पृथ्वी के संपर्क में रखने के लिए, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हेन ए बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी फ्लो इनटू द बॉडी, दिस मीन्स द बॉडी इज। इसका मतलब क्या होगा? तो बेटा क्या होगा? व्हेन ए बॉडी कनेक्टेड टू अर्थ, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, दिस मीन्स द बॉडी इज। तो बेटा ऐसी कंडीशन में जो बॉडी चार्ज होगी वो होगी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है बेटा। कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से बॉडी के अंदर आएंगे, तो बॉडी के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव हमारी जो है पॉजिटिव चार्ज दिखाई जाएगी, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपल्सन के द्वारा वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टू चार्ज ए बॉडी बाई इंडक्शन, टू चार्ज ए बॉडी बाई इंडक्शन
क्या क्या होना चाहिए, बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी ए इंसुलेटर, बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी ए सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर होनी चाहिए, सेमीकंडक्टर होनी चाहिए, या बॉडी कंडक्टर होनी चाहिए, या कोई भी बॉडी चलेगी। ठीक है, तो बेटा इसका सही आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, कोई भी बॉडी चलेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो कॉम्ब है, कंघा है, उसको भी हम चार्ज कर लेते हैं अपने सूखे बालों से रगड़ के। ठीक है, तो वो तो न तो मेटल है न सेमी मेटल है, वो इंसुलेटर है। ठीक है, और हम किसी मतलब मेटलिक एलिमेंट को भी चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सब चलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ, एनी टाइप ऑफ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 14, ए बॉडी इज बीइंग चार्ज्ड बाय अनदर चार्ज्ड बॉडी बी बाय इंडक्शन प्रोसेस, देन चार्ज एक्वायर्ड बाय ए डिपेंड्स ऑन, चार्ज किस पर डिपेंड करता है, चर ऑफ मटेरियल ऑफ ए, यस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यस इस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग ए एंड बी इस पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पर डिपेंड नहीं करती है, पोजीशन ऑफ चार्ज फॉर्मिंग द सिस्टम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट विच फील्ड इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द चार्ज फॉर्मिंग सिस्टम। एक हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं ना, ये उसकी बात हो रही है सेकंड ऑप्शन में, क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज होता है अपना। बेटा जो टेस्ट चार्ज होता है वो नेचर में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एक्चुअल चार्ज हमारा होता है जिसकी हमें स्ट्रेंथ निकालनी होती है उससे बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज यूज टू फाइंड आउट द फील्ड, थर्ड ऑप्शन, और सेपरेशन ऑफ चार्ज फॉर्मिंग द सिस्टम। तो बेटा 15 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज यूज टू फाइंड आउट द फील्ड, इस पर डिपेंड नहीं करता, नॉट की बात हो रही है, चार्ज नॉट डिपेंड्स, तो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। टेस्ट चार्ज से क्या मतलब है, वो तो टेस्ट करने के लिए रखा गया है, चाहे वो कैसा भी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ए स्पेस कर्व मीन्स, फील्ड लाइन्स आर हाइपोथेटिकल कर्व, फील्ड लाइन्स आर 2 डायमेंशनल, फील्ड लाइन्स आर 3 डायमेंशनल, फील्ड लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन। जो हमारी फील्ड लाइन्स होती हैं वो सारी डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो वो 3 डायमेंशनल कर्व मानी जाएंगी। ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 2 फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज, तो बेटा कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, अगर जिस पॉइंट पर वो क्रॉस करेंगी तो वहाँ पर 2 फील्ड डायरेक्शन हो जाएंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फील्ड हैज़ ए यूनिक डायरेक्शन एट ईच पॉइंट, ये इसका सही आंसर होगा, फोर्थ पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 18, ए चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ट्रेवल, तो इसका बेटा सही आंसर होगा सेकंड वन, एलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, मतलब लाइन ऑफ फोर्स पर जो चार्ज है वो हमारा विदाउट एनी फोर्स जो है मूव कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाई, तो बेटा जे थॉमसन मत लगा देना है इसका आंसर। ठीक है, ये गलत है, मिलिकन इसका सही आंसर है, क्योंकि मिलिकन ने ही ऑयल ड्रॉप का एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ऑयल की ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की खोज की थी, कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ठीक, तो ये रहा आपका आज का सेशन, यहीं पर हम ख़त्म करते हैं 19 क्वेश्चंस पर ही। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके आपको जो नॉलेज है वो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो और बच्चों को भी भेजिए, सबको कनेक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।